दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी पॉलिटी। इसमें हम लोग डीपीएसपी में 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये 3rd लेक्चर डीपीएसपी का है। इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो संबंध है उसको बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग 3 डायमेंशन देखेंगे। सबसे पहला कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव और तीसरा देखेंगे सामंजस्य। सबसे पहले पूरक की बात आती है तो देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्तिगत हित की बात करता है, जबकि डीपीएसपी जो है वो सामाजिक हित की बात करता है। और जब न्यायपूर्ण समाज हमको चाहिए तो हमको व्यक्तिगत हित भी चाहिए और सामाजिक हित भी चाहिए, ये इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों पर बल देता है कौन? फंडामेंटल राइट। वैसे ही सामाजिक और आर्थिक आदर्श लोकतंत्र पर बल देता है डीपीएसपी। तो कल्याणकारी राज्य की जब भी स्थापना करनी होगी तो दोनों जरूरी हैं, तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा कह रहा है कि फंडामेंटल राइट का विस्तार डीपीएसपी के आधार पर भी हुआ है, जो हमने पीछे देखा भी था। और यहाँ पे शिक्षा के अधिकार, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है शिक्षा का अधिकार, यही वाला हो गया। ये आर्टिकल 21A में जोड़ा गया और 21 में था, पहले 45 में था, तो 45 के आधार पर 21A में जोड़ा गया। तो डीपीएसपी के आधार पर फंडामेंटल राइट बना, ठीक है। मोहिनी जैन केस में बना था। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्ट 21(1) में आया, ये 48A से आया, 48A के आधार पर बना। आजीविका का अधिकार 21 में जोड़ा गया, 39A के आधार पर जोड़ा गया। कौन से केस में? तो पॉलीगार टेलिस केस में जोड़ा गया। SC/ST पिछड़े वर्ग से संबंधित दोराई राजन केस में आया था, आर्टिकल 46 के आधार पर 15(4) में जोड़ा गया। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन 39D के आधार पर 14 में जोड़ा गया। तो इस तरह से डीपीएसपी के आधार पर फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, इसलिए भी ये पूरक है। अब कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, इसके मध्य क्या टकराव है। तो कह रहा है कि न्यायिक निर्णय अगर देखें, टकराव के न्यायिक निर्णय देखें, दोराई राजन केस आया था 1951 में। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो बड़ा है डीपीएसपी से, जबकि गोलकनाथ मामले में कहा गया कि फंडामेंटल राइट बड़ा है डीपीएसपी से। तो यहाँ पे क्या टकराव आया कि फंडामेंटल राइट को बड़ा बताया डीपीएसपी से, वहीं पे संविधान संशोधन हो जाता है। जिस संविधान संशोधन में क्या किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया कि नहीं डीपीएसपी बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए संवैधानिक संशोधन जिसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार आया, इसमें कहा गया कि डीपीएसपी बड़ा है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। आर्टिकल 31 में 39B की बात की गई थी। यहाँ पे आर्टिकल 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 300A में संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी जोड़ दिया गया। यहाँ पे डीपीएसपी को ज़्यादा बड़ा बनाया गया। फिर 25वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें आर्टिकल 31C में बोला गया कि डीपीएसपी बड़ा है फंडामेंटल राइट से। क्यों? क्योंकि 31C में कहा गया कि 39B और 39C में कोई प्रावधान किया जाएगा उसको 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, इसमें कहा गया कि सारे डीपीएसपी को हम किसी फंडामेंटल के आधार राइट के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। तो ये क्या दिखा रहा है, ये टकराव की स्थिति दिखा रहा है, ठीक है। अब आता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में सामंजस्य क्या है। अब जब सामंजस्य की बात आती है तो केशवानंद भारती केस में 1973 में देखा जाता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। सामंजस्य कैसे? संविधान का मूल ढांचा है, कहा गया कि कल्याणकारी जो राज्य है वो संविधान का मूल ढांचा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये मूल ढांचा है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए राजनीतिक न्याय की बात कहाँ की गई है? मौलिक अधिकार में और सामाजिक, आर्थिक के डीपीएसपी में, तो एक दूसरे के पूरक हुए तो सामंजस्य की स्थिति बैठती है। वहीं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक है, ये कह दिया गया किसमें? मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का सामंजस्य वो समन्वय संविधान का मूल ढांचा है। अब डीपीएसपी के महत्व क्या है? तो ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र पर बल देता है। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता है, ठीक है, या कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, ठीक है। ये नगर पालिका या न्यायपालिका ने माना है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच संतुलन हो, जो कि मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल केस में माना था। समान नागरिक संहिता हो इसमें, और पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण हो, और क्या, डीपीएसपी नीति निर्माण की दिशा तय करता है और यह शासन के लिए मूलभूत माना जाता है। डीपीएसपी जो है किसी भी शासन के लिए मूलभूत मानता है क्योंकि राज्य को निर्देश देता है शासन संबंधित। ग्राम पंचायतों का गठन पर बल देता है डीपीएसपी, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा मजबूत होती है। अब इसकी आलोचना क्या है? तो ये जो डीपीएसपी है इसकी आलोचना क्या है, तो ये गैरवाद योग्य, गैर प्रवर्तनीय और गैर बाध्यकारी है। डीपीएसपी राजनीतिक इच्छा शक्ति
पर नियंत्रित राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि यह डीपीएसपी राज्य को लागू करता है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डीपीएसपी को राज्य लागू करता है। अब जैसी राजनीतिक पार्टी रहेगी, जो सत्ता में रहेंगे, उनकी जो मानसिक स्थिति रहेगी या जो कार्य करने का तरीका रहेगा, उसके आधार पर डीपीएसपी लागू होंगे या उतनी ही मात्रा में लागू होंगे। तो ये डिपेंड कर जाता है राजनीतिक इच्छा शक्ति पर। फिर डीपीएसपी से राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना पैदा होती है, क्योंकि क्या होगा, राज्य ही तो इसको लागू करेंगे। अब ये क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट पे भी नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में कह दिया गया कि सारे डीपीएसपी बड़े हैं फंडामेंटल राइट से, तो यहाँ पे दुरुपयोग हो सकता है इसका। अब कह रहा है कि संशोधन निर्भरता डीपीएसपी को कमजोर कर देता है। अब जो संशोधन बार बार हो रहे हैं, संसाधन की निर्भरता, संसाधन की कमी है, जिसके वजह से डीपीएसपी सारे लागू करने में दिक्कतें आती हैं, जो इसको कमजोर कर रहा है। डीपीएसपी आदर्शवादी अस्पष्ट भी है। डीपीएसपी आदर्शवादी अस्पष्ट भी है। आदर्शवादी इसलिए है क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, और अस्पष्टता इसलिए है क्योंकि ये 39B में भौतिक संसाधन को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना है। अब यहाँ पे मेंस के कुछ प्रश्न हैं जिसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मौलिक कर्तव्य करेंगे। थैंक यू।